हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने देखा ही था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे सामने से पूछा जाता है कि क्यों ना हम सवाल बदल दें और ये पूछें कि ये किम ह्यून कौन है। तुम बार बार पुलिस स्टेशन में इसी इंसान का नाम ले रही थी, क्या बताओगी? तुम क्यों ढूंढ रही हो इसे? और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि वो कोई और नहीं, वो मेरा पति है। और ये बात सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति? मगर डॉक्यूमेंट्स में तुम सिंगल हो, क्या बेवकूफ बना रही हो हमें? और फिर वो आगे से कहती है कि नहीं, ये हमने पारिवारिक शादी की थी और मैं नहीं जानती कि इसका अंजाम इस तरीके से निकलेगा। और दोनों के दोनों हैरान होकर एजेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि मगर इस इंसान की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इसके फोन नंबर्स हर एक चीज तो फेक है, तो मतलब कि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। और वो कहती है हाँ सही कहा आपने, वो एकदम से गायब हो गया, इसीलिए तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा ना आप लोगों के पास आने का। और ये बात सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। और फिर वो कहती है कि असल में मैं एक फाइल दर्ज करवाना चाहती हूँ, ये कि वो गद्दार है ऑफ द नेशनल डिफेंस, ड्रामेटिक पीपल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और बहुत सारे ऐसे नाम और ऐसे ऐसे लीडर्स के नाम मेरा पति अक्सर लिया करता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। और ये सारे नाम सुन के तो एक बार एजेंट भी दंग रह जाते हैं कि ये लड़की क्या बोल रही है। और फिर वो कहती है कि इसीलिए मुझे लगा कि तुम लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि वो एक गद्दार हो सकता है जो कि नॉर्थ कोरिया से साउथ की तरफ आया है। और अगर सच में ऐसा है तो वो इस वक्त गायब है और वो हमारे देश के लिए कोई भी बड़ा नुकसान कर सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आपको नहीं लगता कि हमें उसकी छानबीन करनी चाहिए, एक ऐसे सिपाही की छानबीन जिसका कोई वजूद ही नहीं है? मुझे लगता है कि इतना सब कुछ काफी होगा आपको बताने के लिए। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे उस स्पाई को ढूंढने में? आप ढूंढेंगे ना उसे? ये सारी बातें सुन के कुछ देर के लिए तो वहां पर जैसे सन्नाटा सा छा गया हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर किस बारे में, किसकी इन्वेस्टिगेशन और किसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और तभी हमारी हीरोइन सामने लगे शीशे की ओर देखने लगती है। उसे ऐसे लगता है जैसे कि कोई शीशे की तरफ से उसे देख रहा है। और फिर वो कहती है कि आपको जल्दी करनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है? और दोनों के दोनों एजेंट एक दूसरे को देखने लगते हैं और कुछ ही देर में एक एजेंट को कॉल आती है और फिर वो उस कॉल को अटेंड करने लगता है और आगे से सामने वाला उसे कुछ कहता है और जिसे सुनकर वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है जी जी, हाँ जी हाँ जी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, हाँ जी आप जैसा कहेंगे ठीक है। और हमारी हीरोइन घूर कर देख रही थी, वो इंतजार कर रही थी कि ये आगे से उसे क्या जवाब देने वाले हैं। और फिर से वही उसे फिर से महसूस होता है कि जैसे उसे दीवार के पार से कोई ना कोई फिर देख रहा है। और फिर वो सामने देखने लगती है और तभी एक चीफ उठ के खड़ा हो जाता है और कुर्सी को साइड करके कहता है कि ठीक है, यहीं पर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, तुम्हें सिर्फ फाइन लगाया जाता है, वो भी जो तुमने नुकसान किया है। और ये केस इसलिए डिसमिस किया जा रहा है क्योंकि इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या करने आई थी। चलो तो यहाँ से चुपचाप निकलते हैं, ठीक है ना, यही सही रहेगा। और तभी हमारी हीरोइन के आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मैंने कहा कि वो स्पाई है और आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? और तभी वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है और शायद तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो और ये सब कुछ करके तुम हमें परेशान कर रही हो। और फिर वो कहती है कि वक्त जाया कर रही हूँ? अरे मैं एक ऐसे इंसान के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ जिसका वजूद ही इस दुनिया में नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसे ढूंढना चाहिए? और फिर एकदम से वो चुप हो जाती है और कहती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप सब लोग जानते हैं कि वो कौन है? क्या आप जानते हैं किम ह्यून कौन है? क्या मेरा शक सही है?
और इतनी सी बात कह के एकदम से वहाँ पे चुप्पी छा जाती है। चीफ जा रहा होता है मगर जाते जाते ये बात सुन के उसके कदम वहीं पे रुक जाते हैं और सामने से हमारी हीरोइन भी उसे घूर कर देखती है और चिल्ला कर कहती है कि आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप परेशान हो रहे हैं, कि कोई इंसान गायब हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं जो मुझे जानना चाहिए? क्या सच में मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है क्या? और ये सवाल सुन के चीफ एकदम से सुन्न होके पहले तो खड़ा रहता है और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि लगता है अब आप कोई जवाब नहीं देंगे। कौन है यहाँ पर? उस तरफ कौन है? सामने आओ, आखिर मुझे भी पता चले यहाँ पर क्या हो रहा है। वो उस कांच के शीशे के पार उस शख्स को महसूस कर पा रही थी। चिल्ला कर कहती है कि बाहर आओ, सामने करो मेरा, आखिर तुम हो कौन? और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक औरत जो कि बड़ी ही काम मोमेंट में ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी। और तभी हमारी हीरोइन फिर से चिल्लाकर कहती है कि मैं जानती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और सामने वाला शख्स कहता है कि मजाक करना बंद करो, और वो सारे पेपर सामने पड़े उठाकर फेंक कर कहती है कि मजाक करना बंद करो, मजाक तो आप लोगों ने मेरा बना रखा है। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि कोई शख्स है जिसने मेरी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए और उस शख्स का नामो निशान नहीं है, और तुम लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे, और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मजाक मत करो, मजाक तो आप लोगों ने बना के रखा है। और ये सारी बातें बोलकर वो एकदम से अपने काबू से बाहर हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, और आखिर अगर तुम उसे जानते हो तो मुझे बता क्यों नहीं रहे, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम महसूस नहीं कर पा रहे मेरी जिंदगी किस तरीके से तबाह की है उस शख्स ने, और तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सच में? और तभी चीफ की आवाज आती है, क्या तुमने अपनी मेडिसिन प्रॉपरली ली है? ये बात सुन के वो एकदम से चुप हो जाती है और कहती है कि मेरी मेडिसिन? मेरी कौन सी मेडिसिन? और वो सामने देखने लगती है कि ये किस मेडिसिन की बात कर रहे हैं। और तभी चीफ कहता है कि वही मेडिसिन जिसे तुम बचपन से लेती हुई आ रही हो। यहाँ पर आते वक्त हमने तुम्हारी पूरी तहकीकात की है कि तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर है, और ऐसे हालात में तुम महसूस कर सकती हूँ वो दुनिया जो कि तुम्हारी कभी थी ही नहीं। शायद इसलिए तुमने एक पति का सपना देख लिया जो कि इस दुनिया में था ही नहीं, और तुम्हें वो चीज अब हकीकत लग रही है। और हमारी हीरोइन खुद का होश संभालते हुए सामने पड़े पेपर को देखने लगती है जिसमें ये वही डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं जो कि बचपन से उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। और उस पेपर को पकड़कर वो हैरान थी कि ये तो यहाँ से गायब हो चुका था ना, अब ये यहाँ पर वापस कैसे? एक गहरी सांस लेती है वो और फिर उस पेपर की ओर देखने लगती है कि शायद अब उसे अगला सुराग यहीं से मिलने वाला है। चीफ भी उसके हाथों में ये पेपर देखकर बोल ही देता है, यही हॉस्पिटल है ना, यहाँ से बचपन से लेकर अब तक तुम अपना इलाज करवा रही हो। हमें लगता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा इलाज की जरूरत है, हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाओ। और वो वहीं पर चुपचाप खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सच में वो पहुंच जाती है उसी मेंटल क्लिनिक में, ये कि हमारे फर्स्ट एपिसोड में मेंशन थी। और साथ में ही डॉक्टर देख रहे होते हैं न्यूज, यहाँ पे न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक 20 साल की लड़की ने बहुत ही कोशिश करी है नॉर्थ कोरिया की ओर जाने की, मगर आखिरकार वो पकड़ी गई। उसका नाम है हान रियोंग और उसकी उम्र 22 साल पाई गई है। उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट है डैश डैश डैश। और ये सारी न्यूज सुन रहे होते हैं हमारे डॉक्टर अपने फोन पर, और एकदम से उसे दरवाजा टक
करने की आवाज आती है और वो एकदम से सोचने लगते हैं कि इतनी जोर से दरवाजा खोल के कौन अंदर आया है। और फिर वो अपनी आंखों को बंद करके सामने देखने लगते हैं कि कौन बदतमीज है जो इस तरीके से अंदर एंट्री कर रहा है। और जब वो सामने देखते हैं तो सच में ये हैरान कर देने वाला था, क्योंकि हान रियोंग हाथ में गिफ्ट लेकर खड़ी होती है और कहती है कि डॉक्टर कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हैं, बहुत देर के बाद मिलना हुआ। मतलब कि वो लड़की सच में मल्टीपल डिसऑर्डर तो नहीं है इसे, इसका तो रूप भी बदल जाता है। और फिर वो आके डॉक्टर के लिए चाय बनाने लगती है और ये सब देखकर डॉक्टर एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक मिनट रुको रुको, अरे तुम्हारी आंखें क्या हुआ तुम्हारी आंखों को। और फिर वो कहती है कि फिक्र मत कीजिए, अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा देखने लगी हूँ, अब मेरी आंखें ठीक होने लगी है। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को और हम सीधा पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमारी हान रियोंग पहुंच चुकी है अपने डॉक्टर से मिलने के लिए और डॉक्टर न्यूज में हान रियोंग की ही न्यूज सुन रहा होता है, जहां वो बताते हैं कि एक लड़की ने सरहद पार करने की कोशिश की, वो अपने 20s में थी और कहा जा रहा है कि इससे पहले कि उनका ध्यान न्यूज की और जाता, एकदम से उनके दरवाजे पर धड़ाम करके एक दस्तक होती है, जिसे सुनकर वो एकदम से चौंक जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, उनकी न्यूज में किसने खलल डाला और इस तरीके से उनके कमरे में कौन एंटर कर सकता है। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर सामने की ओर छोटी छोटी आंखों से देखने लगते हैं कि आखिर सामने है कौन। तो सामने और कोई नहीं बल्कि होती है हान रियोंग। मगर इस वक्त उसका रवैया बिल्कुल ही चेंज होता है। वो बहुत ही स्वीट सी स्माइल के साथ कहती है कि हाय डॉक्टर, बहुत देर के बाद मिले हैं और कैसे हैं आप। सच में इसकी स्माइल में भी डर लग रहा है कि आखिर ये क्या सोच रही है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं फिर वो अपने लाए हुए गिफ्ट को साइड पे रख के एक कॉफी बनाने लगती है और ये सब देखकर डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि एक मिनट, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी आंखें, क्या तुम अब देखने लगी हो। और डॉक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो कहती है कि हाँ, वो शायद एक एक्सीडेंट ही था, मेरी आंखें चली गई थी मगर वो परमानेंट नहीं था, इसलिए अब मैं देख पा रही हूँ। और ये कुछ अजीब है मगर ये सही भी तो है, मैं अब पहले से बेटर हूँ। और ये बोलकर वो अपनी जगह ले लेती है और डॉक्टर के सामने बैठ जाती है कॉफी लेकर अपनी। और तभी डॉक्टर भी अपनी कॉफी पकड़कर हाल चाल पूछने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा सब कैसे चल रहा है। आई होप कि फैमिली बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये बात सुन के हान रियों कहती है कि मेरे पति के साथ। डॉक्टर, ऐसा आखिर क्यों हुआ, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। आपने कहा कि मुझे शालीन तरीके से, निम्रता के साथ, बहुत ही नरम स्वभाव के साथ अपनी जिंदगी काटनी चाहिए, तब मुझे छोड़कर कोई नहीं जाएगा। और यकीन मानिए, जैसा आपने कहा था मैं ना बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की। मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव किया, जैसे एक छोटा सा पपी होता है। मगर फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, क्या आप बता सकते हैं कि मैंने कहां पर कमी छोड़ी। मैंने तो अपना काम तक छोड़ दिया, यहाँ तक कि जिम्नास्टिक तक छोड़ दी और अपनी पढ़ाई तक, और अपने परिवार पर ध्यान दे रही थी। मगर फिर भी ये सब कुछ, ये सारी बातें डॉक्टर सुन रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। मगर वो ना चाहते हुए भी अपनी जुबान बंद करके सब कुछ सुन रहा था। और तभी हान रियों कहती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, अगर वो बच्चों को नहीं पाल सकते तो उन्हें जन्म ही क्यों देते हैं। और लोग ऐसा वादा क्यों करते हैं कि हम सारी जिंदगी साथ देंगे, जबकि उन्हें धोखा देना होता है।
और ऐसे जताते हैं जैसे कि वो हमारी परवाह करते हैं, अंत में हमें छोड़ देने के लिए। पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी डॉक्टर। क्या आप बताएंगे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और ये सवाल डॉक्टर के लिए बहुत ही दहला देने वाला था, क्योंकि इसका जवाब वो ना तो दे सकता था और ना ही चुप रह सकता था। और वो दोबारा पूछती है, आप बताएंगे क्या आपने क्यों किया ये सब? और डॉक्टर मजाक में कहने लगता है कि हाँ, तुम क्या कह रही हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है हानरिन, कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और डॉक्टर का ये जवाब सुन के वो बहुत ही नाखुश हो जाती है और फिर कहती है कि डॉक्टर, क्या आपको पता है माफिया के गिरोह में एक गद्दार होता है। वो उन्हें सबके सामने जलील करने से अच्छा उसे चुपचाप मार देना पसंद करते हैं। इसलिए एक दिन वो उसके लिए कॉफी बनाते हैं और उस कॉफी के अंदर वो जहर मिला देते हैं। ये बात सच में हानरियों के मुंह से ऐसे निकली और डॉक्टर के अंदर तो जैसे बिजली कौंध गई हो, क्योंकि वो कॉफी का घूंट जो अभी अभी उसने लिया था वो उसके गले से अभी नीचे ही उतरा था। और उसका वो कहना कि जहर, वो एकदम से डर गया था और डर के मारे उसके हाथों से वो ग्लास गिर जाता है और वो वॉमिट करने की कोशिश करता है ताकि वो जो घूंट उसके अंदर जा चुका है वो बाहर निकले। और ये सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन को उस पे बिल्कुल तरस नहीं आता। उल्टा वो उसे देखकर कहने लगती है कि आप बता सकते हैं कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर वो लोग थे कौन और आपने उनका साथ दिया ही क्यों? और ये बात सुन के डॉक्टर कहते हैं कि देखो, मेरी इस पे कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये बात सुन के वो अपने पैर को डॉक्टर के सीने के आगे रख देती है और कहती है कि माफ कीजिएगा डॉक्टर, जब मेरे पति की बात आती है ना तो मैं पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, इसलिए मैं काबू नहीं रख पाती खुद पे। मगर क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिर वो लोग थे कौन और कहां से आए थे? सच्चाई जानना चाहती हूं मैं इस बार। आप सुन रहे हैं ना? ये सारी बातें उसके मुंह से निकल रही थी, मानो उसके दिल का दर्द बयां कर रही हो। और ये सारी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, उन्होंने यही कहा था, वो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और वो मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और ये बात सुन के वो कहती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या और कोई जानकारी दे सकते हैं आप? और फिर वो कहते हैं कि हाँ, वो एक पब्लिश कंपनी से बोल रहे थे शायद, उन्होंने अपना कार्ड भी दिया था, उन्होंने कहा था कि पब्लिश कंपनी है कोई। और ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा। और फिर वो आगे की ओर बढ़ती है और जाके अपना कप उठाती है और अपनी कॉफी पीने लगती है। और ये देखकर डॉक्टर तो एकदम से दंग रह जाता है कि मतलब कि उस कॉफी में कोई भी जहर नहीं था और मैं फालतू ही इतना डर के सारी सच्चाई भी बक दी और ऊपर से पूरी वॉमिट भी कर दी। और हमारी हानि को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो बड़े ही स्टाइल के साथ डॉक्टर को देख रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी फिर वो डॉक्टर की तरफ देखने लगती है और कहती है कि क्या कहा आपने कि वो कौन थे, पब्लिश कंपनी? और फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ, उन्होंने यही कहा था, वो अपना कार्ड भी देकर गए थे, मैंने तुम्हें कहा ना, उनमें से एक ने मुझे अपना कार्ड भी दिया था और उन्होंने कहा था कि बस मुझे उनके साथ कॉपरेट करना है और इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। और तभी हानरेयों को उस एजेंट की बात याद आती है कि वो लोग छोटी मोटी नौकरी करने का दिखावा करते हैं क्योंकि वो बड़े गिरोह से काम करते हैं ना, इसलिए।
और ये सारी बातें सोचकर हान रह्यूंग कांपने लगती है। वो सोचने लगती है कि सच में अब तक कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि शायद किम ही उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, शायद वो गलत जगह पर चला गया है, मैं उसे बचा सकती हूँ। मगर अब समझ में आ रहा है गलत तो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। वो उसका प्यार, उसका करीब आना, वो सब कुछ एक झूठ और एक दिखावा था। वो शादी ही नहीं थी। मैं जिसे अपनी जिंदगी की सबसे अटूट सच्चाई मानती हूँ वो तो सच्चाई थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक दिखावा, एक मुखौटा था अपने मकसद को पाने के लिए। वो सबको दिखाई दे रहा था सिवाय मुझे। सच में मैं कितनी पागल हूँ, अपनी जिंदगी किस तरीके से मैंने खराब कर ली। मैं सच में पागल हूँ। कितनी गलती की मैंने उस आदमी पे भरोसा करके। हाँ। और फिर वो वहां से जाने लगती है और जाते जाते दरवाजे को ओपन करने से पहले डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, आपने मुझे ठीक करने की बहुत कोशिश की और आज मैं आपकी आखिरी क्लास से यही सीख कर जा रही हूँ कि मुझे अब अपना मुखौटा उतारना होगा। और डॉक्टर कहते हैं कि मतलब कौन सा मुखौटा? और तभी वो कहती है कि वही मुखौटा जो आपने मुझे दिया था, नरम दिल का, अच्छे से पेश आने का और एक पप्पी के जैसे रहने का, बिल्कुल स्वीट एंड हैप्पी, लोग जैसे बोलते हैं उनका कहना मानने का। अब से मैं वो बन के रहूंगी जो मैं हूं। जब पूरी दुनिया में ही कुछ भी असली नहीं है तो मैं अपने आप को नकली क्यों बना के रखूं। इसलिए आज मैं ये हमारा आखिरी लेसन यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के बाद मैं वही हूँ जो मैं असल में हूँ। और अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे डॉक्टर, उम्मीद करते हैं। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है, ये कह के कि वो अब अपने उसी सेल्फ में रहेगी जिससे लोग डरते हैं। मगर यही उसका सही डिसीजन है। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हान स्योरिंग जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा सदमे में थी क्योंकि उसका पति जो अब उसे छोड़कर जा चुका है वो अब तक उसकी यादों से निकल नहीं पा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है। इतना बड़ा धोखा कोई उसके साथ कैसे कर सकता है? आखिर उसकी गलती क्या थी और अब वो कहाँ से शुरू करे? वो यही सोच रही थी कि अब उसे वो ढूंढना चाहती है। उसके कानों में अभी भी उसकी आवाजें गूंज रही थी। हान रह्यूंग, क्या तुम मुझे बुला रही हो? मैं बाथरूम में था। अरे हाँ, मैं कॉल सुन रहा था, मैं तुम्हारी तरफ ही देख रहा था। बस ये सारी बातें अभी तक उसके दिमाग में चल रही थी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार वो पहुंच जाती है चन्ना के पास अपने इस दुख दर्द को लेकर। और चन्ना उसको गौर से देखने लगती है आगे पीछे से। अरे दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई? अरे यार, सरहद पार करते वक्त कुछ तो हुआ होगा। अरे अच्छे से मुझे मुआयना करने दो। मगर उसे कुछ नहीं होता। और तभी हान रह्यूंग कहती है कि हाँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ पर मेरी बैंक जरूर खाली हो गई क्योंकि मुझे 10 मिलियन का जुर्माना जो लगा है। और ये बात सुन के चन्ना अपने माथे पर हाथ मारती है कि हे भगवान, तुमने ऐसा पंगा लिया ही क्यों? आखिरकार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में तुम बड़ी जिद्दी हो। और फिर वो उसे गौर से देखकर कहती है कि तुम मुझे अब फिर से मिल रही हो। अब ये मत कहना कि सच में अब तुम दोबारा कुछ करना चाहती हो उसे ढूंढने के लिए। उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन मजे से अपने ड्रिंक को लेते हुए कहती है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही सोचा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बड़े, मतलब बहुत ज्यादा बड़े ओहदे वाले अफसर को किडनैप कर लेना चाहिए और उसे बचाने के लिए
गवर्नमेंट को सबसे बड़े बंदे को मेरे पास भेजना पड़ेगा और इस तरीके से क्या पता मैं अपने पति किम ह्यून से मिल सकूं, क्योंकि वो भी तो उनका एम्प्लॉय ही है ना। और इधर बेचारा कॉफी शॉप वाला तो यही सोच रहा होता है कि ये दोनों फिर से यहाँ पे आकर बैठ गई। सच में इन दोनों की बहुत ज्यादा बनती है और वो कॉफी के ऑर्डर ले रहा होता है। और इधर हमारी हान रयोंग अपनी बात को आगे बढ़ाती है और कहती है कि मुझे जिसे भी अगवा करना होगा वो बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए। हाँ, वो डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का। और वो ये सारी बातें कर ही रही होती है और तभी डिप्टी डायरेक्टर का फोन आ जाता है किसी को, और वो फोन किसी और को नहीं बल्कि आता है वो शीन को। इनसे मिलिए, ये है वो शीन जो कि अभी अभी एक टैटू वाली शॉप पर अपना टैटू बनवा रहे होते हैं, वो भी अपने प्राइवेट पार्ट के पास, जो कि अपने मुंह में एक लॉलीपॉप लेकर, और जो बार बार फोन बज रहा है उससे इरिटेट होकर वो फोन की तरफ देखकर यही कहता है कि क्या, मुझे लगता है सबसे पहले मुझे इस फोन को ही मुक्का मार के तोड़ देना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। और फिर आखिरकार बार बार फोन बजने की वजह से वो उस फोन को उठा ही लेता है कि चलो यार फोन उठाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि उसका टैटू बड़ा मजेदार बन रहा होता है। और जब ही वो फोन उठाता है और आगे से आवाज आती है कि कहाँ पर हो तुम, तुम्हें पता नहीं चलता, आखिर किस तरीके से काम कर रहे हो तुम्हें बताना चाहिए तुम इस वक्त कहाँ पर हो। और ये सारी बातें सुनकर हमारे वो शीन कहते हैं कि लगता है तुम लोगों को मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल चुका है। अरे अगर मिल चुका है तो उसे जल्दी से जल्दी पास कर दो, इतने नखरे क्यों कर रहे हो। और सामने से जवाब आता है कि हमारे 10 जांबाजों में से तुम एक हो, तुम्हें ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं था और तुम जानते हो कि 2 मर चुके हैं, अब 8 जने बचे हैं और ऊपर से तुम्हारा ये रेजिग्नेशन लेटर। तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी आसानी से अपने तैयार किए बंदे को छोड़ देंगे? और तुमने ये रीजन क्या बताया है, पर्सनल रीजन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल रीजन। और ये बात सुन के वोशिन कहता है कि पर्सनल रीजन आप समझ नहीं रहे हैं क्या? मैंने आपको डिटेल में समझाया तो था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और ये बात सुन के सामने से डिप्टी कहता है कि अच्छा, तो तुमने बताया था कि तुम्हें मेंटल इलनेस है। अरे यार, ये क्या बात हुई, मतलब क्या मुझे डिस्क्राइब करोगे ये कौन सी सेंस बनती है जॉब छोड़ने के लिए, रेजिग्नेशन देने के लिए। और ये सुन के वो शीन कहता है कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त स्ट्रेस में हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं बहुत ही अजीब तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ। आप मेरी जगह पर आकर सोचिए तो सही, लोगों का नाम अलग से, चेहरा बदल कर, अलग से अपनी बदल बदल के अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि शायद मैं हूं ही नहीं। 10 साल से ये सब कुछ करके अब मैं थक चुका हूँ। और सच कहूँ तो मेरे डॉक्टर ने भी अब मुझे रेस्ट करने को बोला है। तुम्हें इस पे गौर से ध्यान देना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने बंदे को ऐसे नहीं खो सकते? और मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि कई बार तो मेरे चेहरे पर मास्क लगा भी नहीं होता और मुझे ऐसे फील होता है कि मेरे चेहरे पर मास्क लगा है। और जब मैंने ये सारी अपनी सिचुएशन डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसकी वजह से शायद एक दिन मैं अपना चेहरा तक नोच सकता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि ये केस एक हो चुका है, एक इंसान अपना चेहरा नोच चुका है क्योंकि उसे लगा था कि उसके चेहरे पर कुछ है। तो आप इस चीज को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी अब मैं अपने प्राइवेट पार्ट के पास टैटू बनवा रहा हूँ, इसलिए अब मैं जहाँ कहीं भी मिशन पर जाऊंगा तो आई एम सॉरी टू से मैं अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर नहीं निकाल सकता और ना ही किसी के साथ सेक्स कर सकता हूँ। अब इससे तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। और ये बात सुनते ही डायरेक्टर जोर से मुक्का मारता है अपने टेबल पर और कहता है कि व्हाट द हेल, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या? बताओ मुझे, मैं अभी के अभी आता हूँ। और ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी बॉडी सरकार की दी हुई है, तुम इस तरीके से उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता होना चाहिए। 1 मिनट, कहीं ये सब तुम इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि इस बार तुम्हें एक वर्जिन लड़की के साथ सेक्स करना पड़ा था?
हो माय गॉड, डोंट टेल मी यार कि तुम इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हो। और तभी हमारे वो शेन कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारा वो सपना, वो सबसे ऊपर ओहदे पर जाने का, क्या वो सिर्फ एक सपना ही था? क्या अब तुम अपने उस सपने को छोड़ देने वाले हो? और ये बात सुन के वो अपनी आंख खोल कर कहता है कि मेरा सपना, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो मेरा सपना है और मैं उसे पूरा कर कर ही रहूंगा। और ये बात सुन के डिप्टी उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ। और तभी हमारे किम ह्यून कहते हैं कि तो तुम्हें भी समझना चाहिए ना, लास्ट हमारा मिशन किस तरीके से गया। और मैं थक चुका हूँ यार उस ऑल को संभाल संभाल के, और उस चेहरे के साथ, वो भद्दी सा चेहरा, वो भद्दी सी आवाज। मुश्किल से मैं उन सब चीजों से निकला हूँ, मगर मुझे उन सब चीजों से थोड़ी देर के लिए तो बख्श दो। क्या तुम मुझे इतना सा नहीं दे सकते? क्या तुम मुझे मेरा नाम, मेरा चेहरा नहीं दे सकते? क्या तुम ये नहीं कर सकते? और ये बातें सुनकर डिप्टी कहता है कि मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक कदम पीछे हूँ। अगर इस बार ये मिशन पूरा हो गया तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मगर फिर भी इस बार मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम काम करो, मगर अपने रियल नेम के साथ और अपने असली चेहरे के साथ। क्या तुम करना चाहोगे? और ये बात सुन के वो कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, मेरे नाम के साथ और मेरे चेहरे के साथ? और फिर डिप्टी कहता है कि हाँ, ये मिशन कुछ ऐसा ही है, तुम जा सकते हो अपने चेहरे के साथ। और फिर वो कहता है कि सोच लो, बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाद में कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है, या तो रेजिग्नेशन या ये सब कुछ। और उसकी ये बात सुन के डायरेक्टर कहता है कि फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम और तुम्हारी आवाज सब दी जा रही है। तुम तैयार रहना, अब तुम्हें जाना होगा ब्लास्ट सार में। और वो सोच रहा होता है तो ब्लास्ट सार। और इसके साथ ही हम पहुंच जाते हैं कैफेट एरिया में। यहाँ पर हमारी हीरोइन कॉफी पी रही होती है चन्ना के साथ, और चन्ना उसे कहती है कि ब्लास्ट सार, यहाँ पर भी उसी का नाम लिया जा रहा होता है। और चन्ना अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम किसी बड़े ओहदे पर किसी को किडनैप करना चाहती हो तो तुम्हारे अंदर इतना दम होना चाहिए और इतनी स्ट्रेटजी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम उसे किडनैप करके अच्छे से डील कर सको, वरना कोई फायदा नहीं है। देखा ना तुम पिछली बार किस तरीके से फेल हो चुकी हो, अगर दोबारा फेल हुई तो इस बार बचने के आसार नहीं होंगे। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ब्लास्ट सार, शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि अगर मुझे किसी को किडनैप करना होगा तो उसे अच्छे से रखना और आगे उसके साथ क्या क्या करना है, उसके लिए मुझे अपनी बॉडी में दम और दिमाग दोनों चाहिए। शायद तुम सही हो, मुझे थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या पता वहाँ पर हमें कोई अच्छा अफसर भी मिल जाए। और चन्ना भी आगे यही बात बढ़ाती है और आंखों में आंसू लेकर कहती है कि सच कहूँ तो तुम्हें देखकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आती है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, और कुछ भी गलत मत समझना, ठीक है ना? और तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, वैसे तुम सही बोल रही हो, ये ऑप्शन मेरे लिए बहुत अच्छी है, अगर मैं वहां जाऊंगी तो कुछ सीखूंगी ही। और इधर चन्ना अपने नकली आंसुओं को साफ करते हुए सोच रही होती है कि हाँ हाँ, सोचो सोचो, मैं तो चाहती हूँ तुम वहां पहुंच जाओ, वहां पर इतने सारे मर्द हैं, वहां पर जब तुम जाओगी तो कोई ना कोई तो तुम्हारे लेवल का होगा ही, और शायद तुम अपने उस घटिया से पति को भूल सको। देखना फिर तुम्हारी जिंदगी कितनी आसानी से निकल जाएगी, शायद इस तरीके से तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। हाँ हाँ, चन्ना सही सोच रही है, इस बंदी को तो उस जंगल से निकालना ही पड़ेगा। हाँ, पता नहीं किसके चक्कर में फंसी हुई है। और मगर हमारी हीरोइन तो अभी भी यही सोच रही होती है कि उसे अगला कदम कैसे उठाना है, और फिर वो अपने मन में यही सारी चीजें कंटिन्यूसली सोच रही होती है कि बड़े आदमी को किडनैप करने के लिए अब मुझे लेवल आगे बढ़ाना ही होगा। पिछली बार की तरह अगर कमजोर पड़ गई तो इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ये आखिरी बार होगा और मुझे अपना दांव सोच समझ कर चलना होगा ताकि इस बार मैं फेल ना हो सकूं। और फिर एकदम से उसे याद आता है चन्ना के साथ जो शख्स उसे मिला था, उसने बताया था कि वो ब्लास्ट बार में ही है, वो वहाँ का चेयरमैन है और उसके जरिए से अंदर जाया जा सकता है। और फिर वो चन्ना की देख कर कहती है कि तुमने लास्ट टाइम जिसको मिलाया था वो तुम्हारी बहन का पति है ना? मेरे ख्याल में सही बोला मैंने, है ना चन्ना? और उसके मुंह से ये बात सुन के चन्ना एकदम से चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है। और फिर वो कहती है कि हाँ, वो मेरे बहन का पति ही है। क्यों, क्या हुआ? और फिर वो कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। और फिर एकदम से एक शातिर सी हंसी हंसते हुए वो उसकी तरफ देखकर कहती है, इसका मतलब कि तुम दोनों रिश्तेदारी में हो, फैमिली हो एक दूसरे की, है ना? और चन्ना कहती है कि हाँ, हम फैमिली ही तो है ना एक। और उसे याद आती है वो तस्वीर, यहाँ पर वो तीनों थे, मतलब कि ब्लास्टार का चेयरमैन, उसकी बीवी और हमारी चन्ना जो कि उसकी बहन होती है। और इस तरीके से अगले एपिसोड में हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे पेपर्स सामने पड़े होते हैं और लोगों को ढूंढने वाले ऑफिस में बैठी होती है। चन्ना के जीजू के पास आकर हान रियुंग अपनी बातें करनी शुरू कर देती है और कहती है कि मेरी चन्ना से बात हुई है और उसने बताया कि आप लोग फैमिली में हैं। और तभी वो पेपर्स को उठाती है और पेपर्स के साथ खेलना शुरू कर देती है और साथ में ही बातें करने लगती है और कहती है कि आपको पता है, मैंने जो प्लान बनाया था वो प्लान फेल हो चुका है। मैं पकड़ी गई और मुझे सजा हुई। और तभी उसने एक रिकॉर्डिंग उठाई और उसको चलाना शुरू कर दिया। और जब रिकॉर्डिंग चलनी शुरू हुई तो उसका जीजू अच्छे से उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा था कि आखिर ये रिकॉर्डिंग किस चीज की है। और उसमें हमारी हान रिंग यही बोल रही होती है कि मैं नहीं जानती, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी कि उसे छोड़ दूंगी। और तभी चन्ना कहती है कि तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि तुम क्या करने वाली हो। ये सारी रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद हान रिंग कहती है कि ये तुमने सुन लिया ना, और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मुझे सजा मिल चुकी है, मुझे फाइन भरना पड़ा और मेरी कोशिश नाकाम गई, इसलिए मुझे अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और ये सारी चीजें तुम सुन रहे हो ना, अगर किसी के सामने आई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, चन्ना फंस सकती है और चन्ने के साथ आप और उसकी बहन भी। ये सारी बातें हमारी हान रिंग के मुंह से सुनकर एक पल के लिए तो जंग को यकीन नहीं होता कि ये लड़की चाहती क्या है। और फिर वो उसे कहता है कि आखिर ये सब किस लिए, तुमने ये रिकॉर्डिंग किस लिए की है और यहाँ पे आकर तुम आखिर चाहती क्या हो, क्या साबित करना चाहती हो तुम? और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहती, मैंने सुना आप ब्लास्ट में चेयरमैन हैं, तो मैं तो सिर्फ जॉब चाहती हूँ, एक जॉब और कुछ भी नहीं। और ये बात सुन के वो हान रिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त क्या बोल रही हो, वहां पर काम आसानी से नहीं मिलता। और तभी हमारी हान रिंग एक पेपर को फिर से उठाती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और कहती है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैंने ये भी सुना है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, सच कहूँ तो ये एक बड़ी ही प्यारी सी फैमिली है ना, जिनकी वजह से आपने NIS को भी छोड़ दिया और एक बहन से शादी कर ली और दूसरी को साथ रख लिया। सच में बड़ी ही प्यारी और लवी डबी सी फैमिली है। यकीन मानिए, मुझे कोई एतराज नहीं है किसी की भी फैमिली से और पर्सनल मैटर से, मगर अगर ये रिकॉर्डिंग सच में लीक हो गई तो आप समझ सकते हैं ना
कि कहाँ तक बात जाने वाली है? नॉर्थ तक। मुझे वहां नॉर्थ भेजने के लिए चन्ना ने कहा था। और सच कहूं तो फिर नॉर्थ की बात होगी तो आपकी फैमिली वहां पर भी खतरे में हो सकती है कि नहीं? शायद कुछ लोग स्पाई भी कहें आपको। आहा मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मगर सच में हर एक चीज खतरे में है इस वक्त। और ये सारी बातें सुनकर जांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। और फिर वो समझ चुका होता है कि ये लड़की सच में संकी और पागल है, और इस वक्त कुछ भी, कोई रास्ता उसके पास बचा भी नहीं है। और फिर वो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर बड़े बड़े अफसर, मिलिट्री के अफसर जो रिटायर हो चुके होते हैं या जो पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, और सोल्जर, बड़े बड़े अलग अलग इंडस्ट्री के लोग वहां पर आते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। उन्हें नौकरी दी जाती है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मैंने कुछ रिसर्च तो की है ब्लास्ट सार के बारे में। असल में काफी कुछ सुना है मैंने इसके बारे में। मैंने ये सुना है कि पूरे हमारे यहाँ पर कोरिया में ये तीसरे नंबर पर आती है, और यहाँ पर जंग के लिए हथियार और हर एक चीज तैयार की जाती है। हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों को भी सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर ड्रग माफिया और यहाँ तक के करेंसी के तक काम धंधे सारे इसी इंडस्ट्री से होकर जाते हैं। और बहुत सारे एम्प्लॉयज को इसमें काम पर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो ये काम बड़ी सफाई से कर लेते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक पूरे वर्ल्ड की इसमें इन्वॉल्व है। और इसी की वजह से तो अगर किसी दूसरी कंट्री में भी इन सब चीजों की जरूरत होती है तो सप्लाई बहुत ही आसानी से कर दी जाती है। फिर वो सप्लाई भले ही हथियारों की हो या बहुत सारे पैसे की। हाँ, इतना पैसा कि कोई सोच भी नहीं सकता। और कौन सी कंपनी की करेंसी, ये भी कोई नहीं सोच सकता। काफी गहराई तक है ये ब्लास्ट सार। ये कहें कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी पावर रखती है, मगर क्या किसी को ये पता है कि उसका चेयरमैन अलग से लोगों को ढूंढने की एक एजेंसी चला रहा है? सच में ये कुछ अजीब सी बात है ना, हजम नहीं होगी किसी को। और ये सारी बातें सुनकर चेयरमैन कहता है कि हद है, तुमने ये सब कुछ कहाँ से पता किया और क्यों पता किया? आखिर तुम्हें ये सारी जानकारी क्यों चाहिए? और फिर वो कहती है कि मैंने कहा ना, मुझे काम चाहिए, इसीलिए तो मैंने ये सारी इंक्वायरी की है। वो फिर कहता है कि देखो, तुम शायद मेरी बात अच्छे से नहीं समझ पा रही हो। यहाँ ब्लास्ट सार में एंटर करने के लिए तुम्हें एक बड़े रैंक पर होना पड़ेगा। वहां पर एक बड़े रैंक वाले लोग ही एंटर कर पाते हैं। और तुम वहां पे करोगी क्या, ये बताओ मुझे। और फिर ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है, हाँ मैं वहां पर क्या करूंगी, शायद हो। और ये बात सुन के वो इससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाती, वो कहने लगता है कि क्या कहा तुमने? अब ये मत कहना कि तुम वहां पे कत्लेआम शुरू करने वाली हो या तुमने कुछ ऐसा किया हुआ है। वहां पे ये सब नहीं चलता। और फिर वो कहती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि आप कुछ और समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रही थी कि मैं हाउस होल्ड के सारे काम कर लेती हूँ। और इसके बाद ठीक एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि स्टोरी आगे बढ़ चुकी होती है और हमारी हीरोइन को आखिरकार ब्लास्ट सार में नौकरी मिल ही जाती है और वो अपनी इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। वहां पे इंटरव्यू लेने वाला शख्स कहता है कि ये इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि आपको चेयरमैन ने भेजा है, तो आपको तो वैसे भी सिलेक्ट कर ही लिया गया है, इसलिए बेफिक्र रहिए। आपको तो बस मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। और अच्छे से देखने लगता है और कहता है कि हाँ, अच्छी बात है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पे किचन का सारा काम करोगी, कपड़े सारे धोओगी और सफाई वगैरह। हाँ, ये सारे काम। और फिर वो उसे देखने लगता है और कहता है कि चलो ये चीज भी सही है। यहाँ पर तो ज्यादातर बुजुर्ग औरतें ही काम करने आती हैं,
पहली बार कोई जवान जहान औरत यहाँ पर काम करने आई है। और फिर वो उसके फिगर को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और कहता है कि इसी बहाने सही हमारे यहाँ पर जितने काम करने वाले हैं अब उनका मन अच्छे से लगेगा काम में। और उसका ये गंदी नजरें देखकर हान रियूं कहती है कि यहाँ पर सारे के सारे मिलिट्री और सोल्जर ही है ना, तो उनके पास कुछ हथियार वगैरह भी होंगे। और ये बात सुन के इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि हाँ हाँ, अरे तुम डर गई क्या, फिक्र मत करो, अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो तुम्हें बचाने वाले भी बहुत है यहाँ पर। और तभी हमारी हीरोइन उसकी ये गंदी वाली हंसी देखकर कहती है कि ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे डर लग रहा है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ पर हर एक चीज हथियार है, इसलिए तुम अपना ये गंदा मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ उठाकर मार दूं। मतलब पहले ही दिन मैडम ने आकर पंगा ले लिया था। और फिर वो नुक्कड़ पड़ती है अपने काम पर जाने के लिए, उसे बाय बाय कर कर, मगर वो कॉरिडोर से निकलते हुए थक जाती है और सोचने लगती है कि ये कितनी दूर है। इतनी दूर होगा मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मैं थक चुकी हूँ यार, आखिर कब पहुंचूंगी मैं। और बेचारी इससे पहले कुछ और सोच पाती तभी उसे धक्का पड़ता है, पीछे से कोई क्रॉस करके निकलने लगता है। और इससे पहले को वो पलट के देखती तभी उसे कॉल आ जाती है चन्ना की। और फिर वो चन्ना का फोन उठाकर कहती है कि हाँ वो पहुंच चुकी है, बस वो काम वाली जगह पर ही जा रही है। उसकी ये आवाज सुन के सामने जो शख्स अभी अभी उससे टकराया था वो वहीं पर रुक जाता है कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। और वो शख्स जो अभी अभी हमारी हान रियूं से टकराया था वो कोई और नहीं, वो होता है किम ह्यून, यानी कि वो शिन, जो कि अभी अभी हमारे ब्लास्ट सार में काम के लिए पहुंचा था। यानी कि दोनों एक ही दिन एक ही जगह पर पहुंच चुके हैं साथ में काम करने के लिए। और फिर पहुंच जाते हैं हम ठीक 1 महीने की लीप में। 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बहुत ही अच्छे से सारा काम कर रही होती है और उसे आता हुआ देख एक लेडी मेड उसे कहती है कि अरे तुम वहां पर सफाई कर आई हो, आ जाओ अब जल्दी से हम लोग भी खाना खाते हैं। अब वैसे भी सब लोग खाना खा के जा चुके हैं, सिर्फ 1-2 टेबल ही बाकी हैं। हमारा खाना भी ठंडा हो रहा है, आज हमें गरम गरम मिल रहा है खाने को, तो आ जाओ फटाफट खा लेंगे। और तभी हमारी रियूं कहती है कि हाँ ठीक है, फिर जो 2 टेबल हैं मैं बस वो क्लीन करके आ जाती हूँ तुम्हारे पास, फिर हम लोग अच्छे से खाना खाएंगे। हर मेड कहती है कि हाँ ठीक है जल्दी आ जाना। ये सुन के हमारी हान रियूं आगे की ओर बढ़ने लगती है, वो टेबलों को साफ करती हुई बढ़ती है और तभी उसके कानों में कुछ बातें पड़ती हैं। 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक शख्स कहता है कि वो जो सीक्रेट डिवीजन का हेड आया है, हे भगवान सच में अब तो सीक्रेट डिवीजन में एंटर करने से भी डर लग रहा है, कितना भयानक है वो सच में यार। मतलब कि उससे आते ही अजीब सा माहौल हो चुका है, इतना जग कैसे हो सकता है, वो किसी को जीने तक नहीं दे रहा। और तभी एकदम से हमारी हीरोइन के दिमाग में आता है कि सीक्रेट, हाँ यहाँ पर तो चन्ना भी है ना, उसी जगह पे काम करती है वो, हाँ यही तो बताया था उसने मुझे। और फिर वो एकदम से बैक फ्लैश में चली जाती है कि जब उसे 10-15 दिन यहाँ पर आकर हुए ही थे, बेचारी बहुत ज्यादा थकी हुई थी और अचानक से चन्ना उसे मिलने आती है और उसे देखकर कहती है कि हे डार्लिंग कैसी हो तुम, अरे बड़ी देर के बाद मिली हो, अरे खुश तो हो जाओ, और सब कैसा चल रहा है, यहाँ पर तुम्हें कोई खूबसूरत अच्छा सा स्मार्ट सा मिला क्या, तुम्हारी शक्ल देखकर तो लग रहा है कुछ तो हुआ ही होगा, है बताओ मुझे। हाँ बेचारी कुछ और ही सोच रही होती है, मगर हमारी हान रियूं कहती है कि मैं थकी हुई हूँ, तुम बताओगे कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता आजकल मिलने के लिए। और तभी चन्ना कहती है अरे यार तुम मेरे साथ क्यों रूठ रही हो, पूछो मत, ये जो हमारा नया हेड आया है सच्ची में बहुत ही घटिया इंसान है यार, जीना हराम करके रखा है उसने, इतना काम करवाता है कि ना तुम सोच भी नहीं सकती। मतलब कि वो तो कुछ और ही है, मशीन है, वो बंदा थोड़ी है, उसने तो पागल करके रखा है। इसलिए प्लीज तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो ना।
मेरी बहन बनके देखो, मेरी तरफ देखो, हाँ, मेरी थोड़ी सी मजबूरी समझो, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझसे गुस्सा होना चाहिए, समझ गई तुम? और जो हम काम कर रहे हैं उस मिशन पर ध्यान दो बस तुम, ठीक है? और तभी हमारी रियोंग सोच रही होती है कि हाँ, चन्ना भी इसी के बारे में बात कर रही थी। क्या वो इतना बुरा है कि सब उसकी शिकायत कर रहे हैं? कैसा है वो